हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक इशू के जितने केसेस हम लोगों ने देखे हैं वो सब इशू ऑफ शेयर्स जो होता था वो फॉर कैश होता था। मतलब उसका पेमेंट जो भी मिलता था वो बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू, कैश के बैंक कोलन के थ्रू मिलता था। लेकिन अब जो हम देखेंगे इसमें शेयर को कैश के लिए इशू नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य कई कंसिडरेशन के लिए, कई रीजन के चलते, कई कारणों के चलते, कई चीज़ों के चलते इशू किया जाता है। इसमें एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किन किन कंसिडरेशन के लिए। कंसिडरेशन आप समझते हैं, मतलब किस चीज़ के बदले में, किस चीज़ के बदले में। तो कई चीज़ों के बदले में शेयर इशू किया जा सकता है। जैसे कभी कभी एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है आपके +2 के सिलेबस में, बोर्ड एग्ज़ाम में, वो मशीनरी, जब कोई कंपनी या कोई एसेट एक कंपनी द्वारा दूसरे कंपनी से खरीदा जाता है और वो कंपनी जो वेंडर कंपनी है, जो बेचने वाली कंपनी है, उसको कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करके शेयर के द्वारा पेमेंट करती है, तो शेयर इशू करके पेमेंट करती है, शेयर के द्वारा पेमेंट करती है, तो इसको इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन के अंतर्गत हम इसका अध्ययन, इसकी स्टडी करते हैं। मान लीजिए दो कंपनी है, ए और बी। एक इशूइंग कंपनी है, शेयर इशू कर रही है या और उसको कुछ परचेज भी करना है, किससे? बी से। तो बी को क्या कहेंगे? वेंडर कंपनी। अगर ए कंपनी बी कंपनी को कहती है कि बी कंपनी, मैं आपसे एक मशीन लूँगी। बी कंपनी कहती है ठीक है, मैं मशीन आपको 2 लाख रुपए में दूँगी। ठीक है, तब बी कंपनी कहती है ठीक है, मशीन मैं दूँगी। फिर एक कंपनी कहती है लेकिन मैं कैश आपको नहीं दूँगी, मैं आपको शेयर इशू करूँगी, और वो भी शेयर प्रीमियम पर है, इतने प्रीमियम पर इशू करूँगी। बी कंपनी अगर मान जाती है तो ये सौदा, ट्रांजैक्शन जो है वो तय हो जाता है, सेट हो जाता है, फाइनल हो जाता है। फिर बी कंपनी मशीन दे देती है, ए कंपनी शेयर दे देती है जितने मशीन का वैल्यू। तो इसको, इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये तो एक दो मशीन की बातें हुई। कभी कभी होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस, जो इशूइंग कंपनी है या एक कंपनी है जो परचेजिंग कंपनी है, वो दूसरे कंपनी से खरीदेगी। जैसे एक कंपनी मान लीजिए कि शेयर इशू कर रही है और परचेजिंग कंपनी है, बी कंपनी का बिजनेस है, किसी कारण से बी कंपनी बेचना चाहती है, एक कंपनी उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। तो एक कंपनी रिक्वेस्ट करती है बी कंपनी को, आप पूरा का पूरा बिजनेस हमको बेच दीजिए, लेकिन इसके बदले में मैं कैश नहीं दूंगा या इतना पार्ट कैश दूंगा। जो एक राशि तय होगी उसमें से कुछ पार्ट मैं कैश दे दूंगा, कुछ ड्राफ्ट के द्वारा दे दूंगा, बैंक के द्वारा दे दूंगा, कुछ प्रोमिसरी नोट के द्वारा दे दूंगा, और बाकी इतना मैं शेयर इशू करूँगा, इतने का शेयर दूंगा। बी कंपनी अगर इन सब शर्तों के आधार पर मान जाती है तो बी कंपनी कहती है ठीक है, हम अपनी
पूरा का पूरा बिजनेस आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये कंपनी जिस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट का उस तरह पेमेंट कर देती है। तो यहाँ बी कंपनी एक वेंडिंग कंपनी है, वेंडर या वेंडिंग कंपनी है। बी कंपनी क्या है? वेंडिंग कंपनी है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम लोग जहाँ एक कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी के एसेट के बदले में या बिजनेस के बदले में शेयर इशू किया जाता है, उसको इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कहते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि अन्य कई चीज़ों के बदले में भी शेयर इशू किया जाता है। उसमें से एक चीज़ है, प्रमोटर के सर्विसेज के लिए भी कभी कभी हम शेयर इशू करते हैं। इसके बदले में प्रमोटर से कैश नहीं लिया जाता है, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं लिया जाता है, बल्कि बिना किसी पैसे के उसके सर्विसेज के रिम्यूनरेशन के रूप में हम उसको इशू कर देते हैं। तो इसको भी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। इसी तरह कभी कभी जो अंडर राइटर होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर ले प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर कौन होते हैं? आप जानते हैं, 11th में आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा, फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। प्रमोटर वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट के बाद वो किस तरह बनेगी वो सारी प्रक्रियाएं करता है। सेबी कंपनी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो मर्चेंट बैंकिंग, बैंक्स और जितने भी लोग होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, फिर उनको इकट्ठे करते हैं, फिर जितने प्रमोटर्स हैं वो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराते हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं। मतलब बिजनेस के कॉन्सेप्ट को जो प्रमोट करते हैं वो प्रमोटर होते हैं। हो सकता है कि वो कंटिन्यू भी करें बिजनेस को, वो चलाएं भी बहुत दिनों तक या सदा तक, तो उनको प्रमोटर कहते हैं। तो अगर उनको सर्विसेज के लिए शेयर्स इशू किया जाता है तो उसको भी इस इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहेंगे। इसके अतिरिक्त इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। पहले हम लोग अंडर राइटर्स समझ लें। अंडर राइटर्स कौन होता है? अंडर राइटर्स वह व्यक्ति है जो किसी भी कंपनी के इशू, इंटायर इशू के सब्सक्राइब होने की गारंटी करता है कि आपकी कंपनी की पूरी शेयर जितना आप इशू कर रहे हैं वो सब्सक्राइब हो। अगर वो नहीं होगी तो अंडरराइटर खुद उतने शेयर को खरीद लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम अंडरराइटर कहते हैं। अब अंडरराइटर चूँकि इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो कंपनी के 100% शेयर्स को सब्सक्राइब करवा देगा। कहने का मतलब कि अगर नहीं होगी तो वो बाकी शेयर खुद खरीद लेगा। तो ऐसी स्थिति में वो मुफ्त में तो करेगा नहीं। इसके लिए उसको एक हम मेहनताना देते हैं जिसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। तो उसको भी अंडरराइटिंग कमीशन के लिए हमको शेयर इशू हम कभी कभी करते हैं। तो इस स्थिति को भी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कहते हैं। तो ये 3 स्थितियां हैं। अब एक एक करके इनकी बारे में बात करेंगे कि जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जब प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री होता है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट या गुडविल अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट या गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस मतलब इनकॉर्पोरेशन संबंधित जो एक्सपेंसेस है उस अकाउंट को हम डेबिट कर सकते हैं या गुडविल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। कुछ जो अकाउंटिंग के प्रैक्टिशनर्स हैं उनका मत है कि गुडविल अकाउंट करना चाहिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक वर्ड होता है। ऐसे खर्च जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय किए जाते हैं तो उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए और इस खर्च का जो नेचर है उसके लिए कुछ जो अकाउंटिंग के प्रैक्टिशनर है वो कहते हैं कि गुडविल अकाउंट यूज करना चाहिए।
चूँकि प्रमोटर ही वो व्यक्ति है जो अपने सर्विसेज के द्वारा कंपनी को इस स्थिति में ला करके खड़ा करते हैं, एग्जिस्टेंस बनाते हैं और इस स्थिति में ला देते हैं कि कंपनी का एक वैल्यू हो जाता है, एक कंपनी के गुडविल का एक वैल्यू हो जाता है। तो उनकी सर्विसेज के लिए अगर पेमेंट करते हैं तो हम रियली कंपनी का जो गुडविल क्रिएट हुआ है उसके बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट अगर डेबिट किया जाए तो सही है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेज अकाउंट को डेबिट किया जाए, तो दोनों सही, दोनों लोग अपनी अपनी जगह ठीक है, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। मुख्य बात है कि इन दोनों को भविष्य में कंपनी के जो प्रॉफिट होगा उससे धीरे धीरे जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत नियम है उनको राइट ऑफ कर देते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को भी, गुडविल अकाउंट को भी। तो जो एंट्री करेंगे, मुख्य मुद्दा है यहाँ जर्नल एंट्री क्या करेंगे, तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे या गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधे यहाँ एंट्री कर देंगे, ड्यू करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ड्यू करने से एंट्री बढ़ेगी और कोई फ़ायदा नहीं होगा। नरेशन होगा, बीइंग शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स में क्या करेंगे, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे, टू अंडरराइटर अकाउंट्स करेंगे, पहले कमीशन ड्यू करेंगे, कितना कमीशन देना, और किसको कमीशन देना है, अंडरराइटर को देना है तो अंडरराइटर अकाउंट क्रिएट करेंगे। बीइंग द अंडरराइटिंग कमीशन ऑन अंडरराइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग ऑफ द इशू ऑफ इंटायर शेयर्स ड्यू। अब जब हम पेमेंट करेंगे अंडरराइटर्स को तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। अब ये अमाउंट कितना होगा, अमाउंट एक परसेंटेज होता है कि क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो परसेंटेज कितना देना है टोटल इशू का, तो वो कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह इसका भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया होता है तो उतना अमाउंट हम लोग लिखते हैं। अब एक अन्य स्थिति है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी, वेंडर, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, मतलब वेंडर्स को इशू जब शेयर का करते हैं तो वेंडर्स कौन व्यक्ति होता है, जो कोई एसेट कंपनी को, इशूइंग कंपनी को जो शेयर इशू कर रही है उसको बेचता है या पूरा का पूरा बिजनेस उसको बेचता है। तो अगर एसेट बेचता है, एक या दो एसेट बेचता है, उसकी स्थिति में जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लेकिन एसेट का नाम इंडिविजुअली लिखते हैं। अगर एक एसेट खरीदा गया है, मान लीजिए मशीनरी खरीदा गया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर दो तीन एसेट खरीदे गए हैं तो दोनों तीनों एसेट का नाम लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट लिखेंगे, मतलब जिसे उधार हम माल खरीदते हैं तो उसके अकाउंट को क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रिएट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, या मशीन खरीदते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, या कोई भी एसेट करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट करते हैं। तो उसी तरह यहाँ वेंडर्स अकाउंट करेंगे। अब वेंडर्स का अगर परचेज प्राइस पहले से कोई कंसिडरेशन तहत है तो वो अमाउंट लिखते हैं। अगर एसेट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो एसेट का वैल्यू लिखते हैं, उतना ही बराबर वेंडर के अकाउंट क्रिएट करते हैं। नरेशन क्या होगा, बीइंग द एसेट्स परचेज्ड, ठीक है, एक एसेट परचेज किया है तो बीइंग द एसेट परचेज्ड, बहुत सारे एसेट परचेज किए गए हैं तो बीइंग द एसेट्स परचेज्ड। अब अगर इशूइंग कंपनी वेंडर कंपनी से उसका पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेती है, मतलब जितने उसके एसेट्स हैं वो भी ले लेती है, जितनी लायबिलिटी है वो भी ले लेती है, वैसी स्थिति में क्या जर्नल होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट लिखेंगे डेबिट। सन्ड्री एसेट्स का क्या मतलब है, इंडिविजुअली हर एक एसेट का नाम लिखेंगे अलग अलग। जैसे अगर मशीनरी ले रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग रहे हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे,
दैट फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, दैट स्टॉक ले रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल ले रहे हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे, डेटर्स ले रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। जितने भी एसेट लेंगे वो सारे के सारे इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। फिर एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे, ठीक है, एक एंट्री के लिए जगह छोड़ देंगे जो हमने इस डायग्राम के अंतर्गत दिखाया है, इसको छोड़ देंगे। फिर टू सन्ड्री लायबिलिटीज़ करेंगे, मतलब जितनी लायबिलिटीज़ का वेंडर का अकाउंट है वो सारे को अलग अलग, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को, बैंक लोन है तो बैंक लोन को, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, कोई और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो उसको, सबको हम लोग टू सन्ड्री एसेट्स के अंतर्गत अलग अलग लिखेंगे। मतलब उन सारे जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट करेंगे। और टू वेंडर्स अकाउंट करेंगे। टू वेंडर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे? जो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया होगा। 99% क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन मतलब दैट है बिजनेस परचेज करने के लिए वेंडर्स को कितना, जो इशूइंग कंपनी है, शेयर का इशूइंग कंपनी है, वो पेमेंट करेगी, या जो परचेजिंग कंपनी है वो कितना पेमेंट करेगी। ये क्वेश्चन में अक्सर हाँ दिया रहता है तो वहाँ से ये हमको मिल जाएगा। अगर नहीं दिया हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी तरीका है, और कैलकुलेशन के लिए जो फिगर चाहिए वो वहाँ दिया होगा तो उसको लिखते हैं। ये भी यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं। ये दोनों जो डायग्राम है उसके अंतर्गत जो भी कुछ भी लिखा हुआ है वो बाद में लिखा जाता है। अब कैसे बाद में लिखा जाता है, इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर डेबिट साइड का टोटल मतलब डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स लिखे हुए हैं वो सबका टोटल, क्रेडिट साइड के टोटल, क्रेडिट साइड में जितने आइटम लिखे हुए हैं मतलब टू साइड में जितने आइटम लिखे हुए हैं उससे अधिक है तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व करके लिख देते हैं, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके लिख देते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति ये है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा है तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग गुडविल अकाउंट डेबिट करके लिखते हैं। ये दोनों ही बैलेंसिंग फिगर होता है और बैलेंसिंग फिगर में भी कोई एक ही आएगा, ये दोनों नहीं आएगा। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों बैलेंसिंग फिगर होते हैं। ये भी बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। और ये दोनों में से दोनों नहीं होगा, आइदर ऑफ टू, दोनों में से कोई एक ही एंट्री होगी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ वेंडर अकाउंट डेबिट किया है तो वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो टू कैश अकाउंट लिखेंगे। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं, ड्राफ्ट देते हैं तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। अगर प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट करते हैं, कोई बिल एक्सेप्ट करते हैं तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट लिखेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। जो बाकी पेमेंट बचेगा उसके लिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट
लिखेंगे। ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ कैश में पेमेंट कर रहे हों और बाकी जो पेमेंट है वो कैपिटल शेयर कैपिटल के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ अगर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। अगर जो शेयर हम इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम है उस पर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिखेंगे अगर प्रीमियम है तो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम उठेगा कि कितना शेयर इशू करेंगे, तो जितना पेबल अमाउंट है उसके लिए वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वर्किंग नोट का फार्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे निकालेंगे, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना वेंडर को पेबल है एक्चुअली। मतलब वेंडर को मान लीजिए कि परचेज कंसिडरेशन यहाँ है, उसमें से हम कुछ कैश दे देते हैं, बैंक के थ्रू देते हैं, बिल्स पेबल के थ्रू दे देते हैं, तो बाकी जो बचता है वही हमारा अमाउंट पेबल टू वेंडर हुआ। जितना पेबल है बाई करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर के फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर शेयर हम प्रीमियम पर दे रहे हैं तो प्रीमियम भी एक शेयर का जो होगा उसको हम उसमें एक शेयर के फेस वैल्यू में प्लस कर देंगे, ठीक है। और इस तरह जो नंबर आएगा वही नंबर उस शेयर का होगा जो इशू कंपनी द्वारा किया जाएगा वेंडर को। तो इस तरह इसका कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ एक इन दोनों से संबंधित कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सन्ड्री एसेट्स क्या है, हम जानते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज़ क्या है। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा है, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट होता है। तो अगर हमको इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर में या कंपनी अकाउंटिंग में ये पूछा जाए कि गुडविल कैसे निकाला जाएगा, तो गुडविल कैसे निकालेगा, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट अगर हम करेंगे तो गुडविल का वैल्यू हमको पता हो जाता है। मतलब जो वेंडर को दिया हुआ है परचेज कंसिडरेशन है, उसमें से नेट एसेट हम जब निकालेंगे, मतलब एसेट माइनस सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़ के बाद जो नेट एसेट निकलता है, तो एसेट नेट एसेट जो निकालेंगे तो नेट एसेट को अगर हम परचेज कंसिडरेशन से माइनस करेंगे तो गुडविल का वैल्यू हमको मिल जाएगा। आगे जब मैं सवाल करूँगा तो इसको प्रूव भी कर दूँगा। उसी तरह जब कैपिटल रिजर्व हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कहा जाए तो कैपिटल रिजर्व इक्वल टू होता है नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन, नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन। मतलब नेट एसेट तो कैसे निकालेंगे ये पता है, उसमें से परचेज कंसिडरेशन को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल रिजर्व जो यहाँ है कैपिटल रिजर्व का क्या वैल्यू होगा वो आ जाएगा, कितना क्या होगा वो आ जाएगा। तो इसको भी हम आगे क्वेश्चन में जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूव करके दिखा देंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है पहला, भारत लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विथ एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. The company issued 5,000 shares to its promoters as remuneration for services rendered by them at par. The company issued 2,000 shares at 10% premium to Ram and Company Limited for underwriting the entire issue as underwriting commission. Past journal entries to record this transaction. क्वेश्चन हम समझ रहे हैं। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है 40 लाख का, वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के शेयर में डिवाइडेड है, मतलब 4 लाख शेयर है 10 रुपये का। इसमें से और इशू होंगे, इसके और इशू हुए होंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार 500 शेयर्स प्रमोटर्स को 5,000 शेयर्स प्रमोटर को इशू किया जाता है उसके रिम्यूनरेशन, उसके सर्विसेज के रिम्यूनरेशन के रूप में, लेकिन एट पार किया जाता है, तो कोई प्रीमियम नहीं है। तो इसकी एक एंट्री करेंगे। उसके बाद जो अंडरराइटर है
उसको 2000 शेयर इशू किया जाता है, लेकिन एट प्रीमियम किया जाता है। अंडरराइटर का नाम है राम एंड कंपनी लिमिटेड। तो उसको अंडरराइटिंग कमीशन के लिए हम 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसकी भी 2 एंट्री आएगी, 3 एंट्री टोटल आएगी और एक वर्किंग नोट होगा। तो कैसे एंट्री करेंगे हम देख लें। पहला जो होगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना 5000 शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, तो 5000 इंटू 10 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर लिखा हुआ तो निश्चित रूप से इक्विटी शेयर लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यहाँ इक्विटी शेयर लिखा हुआ है तो इक्विटी शेयर लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ नंबर कट सकता है। दैट नरेशन होगा बीइंग द शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स एज रिम्यूनरेशन रेंडर्ड बाई एज रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाई देम। ठीक है, तो ये प्रमोटर के इशू के लिए हो गया। अब हम अंडरराइटर कमीशन देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है यहाँ, इसमें तो हमने एक ही चीज़ सीखा है, सीधे हम एसेट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले ड्यू करते हैं फिर इशू करते हैं। तो उसी तरह अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना 2000 शेयर कर रहे हैं, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो 20,000 आ गया। ठीक है, लेकिन शेयर हम इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर। तो 10% प्रीमियम मतलब 10 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज़ का 10% 1 रुपी हुआ। कितना शेयर है, 2000 का शेयर है, तो 2000 इंटू 1 2000 हुआ, तो 20,000 प्लस 2000 एक्चुअली 22,000 अंडर राइटिंग कमीशन हम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 22,000 टू राम एंड कंपनी लिमिटेड। राम एंड कंपनी अंडर राइटर है। बीइंग द अंडर राइटिंग कमीशन मेड ड्यू। अब राम एंड कंपनी को अंडर राइटिंग कमीशन का जब पेमेंट करेंगे शेयर इशू करके, तो कैसे करेंगे। अब हम ये निकाल लेंगे कितना शेयर इशू करना है। 22,000 रुपीज़ तो हमको देना है, ये हमको पता है। तो 22,000 शेयर का फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 1, तो 11 हुआ। तो 22,000 बाई 11 हुआ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा अंगणित करेंगे, मैथमेटिक्स करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स, तो हमको 2000 शेयर्स आ जाएगा। 11:2 22 और ये 30 आ जाएगा, तो ये 2000 आ जाएगा। तब हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, राम एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया हमने 22,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 इंटू 10। फेस वैल्यू हम लोगों ने लिखा 20,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2000 इंटू 1, जो प्रीमियम का अमाउंट है 2000। बीइंग द शेयर इशूड फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गुडलक लिमिटेड, अच्छा इस तरह की जो प्रमोटर को इशू किए जाते हैं शेयर, या अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट शेयर इशू करके किया जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत कम ही आते हैं, नहीं के मतलब 1% के आसपास। लेकिन मशीनरी के परचेज़ के संबंध में या बिजनेस के परचेज़ के संबंध में जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार पूछे गए हैं और पूछे अक्सर हाँ जाते हैं। तो इस तरह के हम 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakhs फ्रॉम फेयरडील लिमिटेड। द पेमेंट वाज टू बी मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। ठीक है, कंपनी परचेज करती है मशीनरी कितने का, 10 lakhs का। कंपनी गुडलक कंपनी नाम है, फेयर डील से परचेज कर रही है।
पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर इशू करके कर रहे हैं, जिसका फेस वैल्यू 10 है, लेकिन प्रीमियम हम ले रहे हैं कितना, 25%। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे ये करते हैं। तो सबसे पहले एसेट अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले एसेट अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर वेंडर अकाउंट करते हैं, ठीक है। फिर पेमेंट कैसे करते हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बीच में अगर दूसरे ढंग से पेमेंट करते हैं तो ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ रिलीवेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, पता है कॉस्ट। टू फेयर डील्स लिमिटेड अकाउंट, कंपनी का नाम लिख दिया जो वेंडर है, 10 लाख। बीइंग दी मशीनरी परचेज्ड, आप पेमेंट जब करेंगे तो हम सिर्फ शेयर इशू करके कर रहे हैं, 25% प्रीमियम ले रहे हैं। तो इसके पहले 10 लाख रुपीज़ हमको देना है, तो कितना शेयर हमको इशू करने का ये निकालना जरूरी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू कैसे हम लोगों ने निकाला वर्किंग नोट में, 10 लाख बाई 10 प्लस 2.5, 10 फेस वैल्यू जो है वो 2.5 प्रीमियम के लिए, क्योंकि 10 का 25% जो होगा वो ₹2.50 होगा, तो 2.5 प्रीमियम के लिए। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 12.5 और ये 10 लाख। अब इसको अगर इसको डिसमल हटाएंगे तो क्या होगा, 125 हो जाएगा और इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 1 करोड़ 1/125 हुआ। अब इसको हल्के मैथमेटिक्स से काटेंगे, तो मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे, अंकगणित करेंगे, अर्थमेटिक करेंगे, तो हमारे पास 80,000 आएगा। तो ये 80,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 80,000 × 10, सिर्फ फेस वैल्यू, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम का पैसा हम अलग रखते हैं, हमको बहुत पहले से पता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 80,000 शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे, कितने, 2.5 पैसे के रेट से, ये आएगा 2 लाख, दोनों का टोटल होगा 10 लाख। बीइंग द शेयर्स इशूड एट प्रीमियम टू मेसर्स फेयर डील लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। अब तीसरा प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। सुंदरम लिमिटेड परचेज फर्नीचर फॉर ₹3 लाख फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड, ₹1 lakh were paid by drawing a promissory note in favor of Ravindram Limited. The balance was paid by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. Past necessary journal entries in the books of Sundaram Limited. क्वेश्चन वो पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, फिगर अंतर है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन में भी अंतर है। एक इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सिर्फ शेयर इशू कर रहे थे, यहाँ हम प्रोमोशनरी नोट भी 1 लाख का दे रहे हैं, और बाकी जो पैसा है मतलब 3 लाख तो टोटल वैल्यू है फर्नीचर का, उसमें से 1 लाख का प्रोमोशनरी नोट से इशू किया जा रहा है। जो 2 लाख है उसको हम शेयर इशू करके पेमेंट कर रहे हैं, और शेयर इशू भी हम प्रीमियम पर कर रहे हैं और 25% प्रीमियम पर कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है। तो हम लोग सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे, तो मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 3 लाख टू रविंद्रम लिमिटेड, जो वेंडर का है उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे। बीइंग दी फर्नीचर परचेज्ड लिमिटेड 3 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू रविंद्रम लिमिटेड 3 लाख। अब हम लोग पेमेंट करेंगे रविंद्रम लिमिटेड को, तो रविंद्रम अकाउंट डेबिट 3 लाख, पेमेंट कैसे कर रहे हैं, बिल्स पेबल से कर रहे हैं, कितना 1 लाख, तो 2 बिल्स पेबल अकाउंट 1 लाख। अब हमको 2 लाख का पेमेंट करना है शेयर के थ्रू, तो अब कितना शेयर हम इशू करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख है, तो 2 लाख के लिए कितना शेयर हम इशू करेंगे, 10 फेस वैल्यू है प्लस 25% प्रीमियम है, 25% हुआ ₹2.50, ₹2.50, तो 10 प्लस 2.5, ये टोटल करेंगे 20,000 बाई 12.5। अब इसको हम लोग यहाँ से अगर डिसमल हटाएंगे तो 125 हो जाएगा और ये 2 लाख हो जाएगा। अब इसको अगर इसका अर्थमेटिक करेंगे, मतलब इसको काटेंगे,
तो ये आएगा 16,000। तो 16,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। 16,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चूँकि इक्विटी वर्ड इसमें यह यूज है तो जरूर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 16,000 इंटू 10, 1,60,000 फेस वैल्यू का शेयर इशू करेंगे। लेकिन इस पर हम प्रीमियम भी ले रहे हैं, ₹2.50 ईच शेयर। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखेंगे 16,000 इंटू 2.5 being the amount paid by issuing bills payable and equity shares at a premium ये 40,000 आएगा। टोटल आ जाएगा 3 लाख। तीनों को टोटल करेंगे तो आएगा 3 लाख। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह पेमेंट करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन है, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹15 lakhs. The payment of ₹12 lakh made by issue of fully paid equity shares of ₹10 each and balance by a bank draft. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery 3,50,000, stock 4,50,000, land and building 6 lakhs, sundry creditors 1 lakh. Generalize अच्छा पहले ही लिखा हुआ है तो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जर्नल इन दी बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड, क्या हमने लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है इन दी बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड, तो हमने लिख दिया जर्नल इन दी बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। सबसे पहले जितने एसेट अकाउंट है उनको डेबिट करते हैं। तो प्लांट अकाउंट डेबिट करेंगे 3,50,000 से यहाँ दिया हुआ है। स्टॉक अकाउंट डेबिट करेंगे 4,50,000 से यहाँ दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 6 लाख से यहाँ दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो नीचे आएगा। अब हम थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 1 लाख, यहाँ दिया हुआ है। अब टू अमन लिमिटेड अकाउंट लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन से। ये कितना हुआ परचेज कंडीशन, 15 लाख परचेज कंसिडरेशन है। अब यहाँ हम पता करेंगे कि हमको गुडविल अकाउंट में लिखना है या कैपिटल रिजर्व में लिखना है। इसके लिए क्या करते हैं, हम एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का या डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का पहले टोटल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया है, अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। हमारे पास फिगर क्या है, ये दोनों फिगर हैं, ये तीनों फिगर हैं। तो इनको जोड़िएगा तो कितना होगा, 16,000 हुआ। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को नहीं जोड़ना है, पहले हमको क्या निकालना है, हमको नेट एसेट निकालना है। तो नेट एसेट वो तो ये दूसरे फॉर्मूला के लिए। अभी हम दोनों को इनको पूरा को जोड़ना है। तो ये कितना हो गया, 15 और 1 16 लाख, और ये कितना हो गया 3 4 7 और 1 8 लाख और 6 लाख 14 लाख। ये 16 लाख है, ये 14 लाख है, मतलब डेबिट साइड 14 लाख है, क्रेडिट साइड 16 लाख है। तो क्रेडिट साइड 2 लाख से ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना, जो बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर क्या है, 16 लाख में से 14 लाख घटाएंगे तो 2 लाख। तो गुडविल अकाउंट 2 लाख यहाँ लिखते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ये क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, इसको हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा दिए हुए बाकी इन्फॉर्मेशन से। अब एक चीज़ हमने और बताया था जब मैं जर्नल आपको सिखा रहा था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, तो हमने बताया था कि सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी इक्वल टू नेट एसेट्स होता है, गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट होता है। अब देखिए यहाँ प्रूव हो जा रहा है, कैसे प्रूव हो जा रहा है, मैंने क्या बताया, गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। तो यहाँ नेट एसेट क्या आ रहा है, नेट एसेट हमारा आ रहा है, हमारा एसेट का वैल्यू क्या है, गुडविल तो एक अलग अभी हम लोगों ने लिखा है, पहले नहीं था। एसेट का वैल्यू क्या है,
4, 3, 7, 8 लैक्स, 6 लैक्स, 14 लैक्स है। और लाइबिलिटी का वैल्यू क्या है? 1 लाख। तो नेट एसेट हमारा कितने का हुआ? 13 लाख का। 13 लैक्स का नेट एसेट हुआ। और हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है? 15 लाख। तो 15 लैक्स में से 13 लाख हटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 लैक्स। तो यही गुडविल अकाउंट में हम लोगों ने 2 लाख लिखा है। तो गुडविल इस तरह भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था, गुडविल इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, ये सही है, प्रूव हो गया। तो इस तरह इसको बनाते हैं। अब हम लोग इसको कर लिया, फिर 2 लैक्स आ गया। अब हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना करेंगे? अमन को जितना देना है 15 लैक्स, तो अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिखेंगे 15 लैक्स। अब हमको पता है कि पहले 12 लाख का हम शेयर देते हैं, 12 लैक्स का शेयर दे रहे हैं, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एट पार है या एट प्रीमियम है, तो हम मान के चलेंगे कि एट पार है। कुछ भी नहीं लिखा रहा तो हम मान के चलते हैं कि एट पार है। इक्विटी शेयर दिया जा रहा है तो लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि बैलेंस हम बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो ये ड्राफ्ट के थ्रू दे रहे हैं, तो 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैलेंस कितना हुआ? 15 लाख में 12 लाख कटाइएगा तो 3 लैक्स, तो 2 बैंक अकाउंट 3 लैक्स। बीइंग द पेमेंट मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट पार एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। क्लियर है? अब कितना शेयर इशू करेंगे, कितना शेयर इशू करेंगे ये पहले ही कैलकुलेट करना चाहिए था। 12 लाख है, चूँकि इसमें प्रीमियम वगैरह नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड कितना होगा? 12 लाख का शेयर है, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1,20,000 शेयर्स हम इशू करेंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। राघव लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर ए सम ऑफ ₹15 lakhs payable ₹3 lakhs by check, and for the balance it issued equity shares of ₹100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery 4 lakhs, building 6 lakhs, stock 5 lakhs, sundry debtors 3 lakhs, sundry creditors 2 lakhs. Record necessary journal entries in the books of Raghav Limited. क्वेश्चन क्लियर है। परचेज कंसिडरेशन 50 lakhs है, पेमेंट कर रहे हैं चेक से 3 lakhs, दैट शेयर का जो फेस वैल्यू हुआ 100 है, 20% प्रीमियम है, मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम है एक शेयर पर। एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, और ये एसेट का वैल्यू है, और हमको जर्नल करना है। तो हम लोग सोल्यूशन में आ रहे हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ राघव लिमिटेड, जो इशूइंग कंपनी है। सारे एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे पहले, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 lakhs, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6 lakhs, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 lakhs, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 lakhs। ये फिगर 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख हम लोगों ने यहाँ से ली। इसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और सिंडिकेटर्स अकाउंट लिखेंगे। फिर जो परचेज कंसिडरेशन लिखते हैं वेंडर के नाम से, तो कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट 15 lakhs लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों साइड में, डेबिट साइड क्रेडिट साइड में कौन ज़्यादा है या कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो इसका टोटल का ये तो फिगर हम लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, ये फिगर हमको मालूम नहीं है, ये तो बाद में हम लोगों ने लिखा है। अभी हमारे पास कितना फिगर है? यही सब फिगर है। तो इसका टोटल 15 और 2 17 लाख आएगा, और इसका टोटल कितना आएगा? 6, 4, 10, 5, 15 और 3 18। डेबिट साइड का 18 lakhs आ रहा, और क्रेडिट साइड का 17 लाख, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 1 लाख क्रेडिट साइड में होगा, तो 1 लाख क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। क्यों लिखते हैं? इसका एक और रीजन है, क्योंकि ये कैपिटल गेन है तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। गेन कैसे हुआ? गेन इस तरह हुआ कि जितना मैं पैसे परचेज कंसिडरेशन दे रहा हूँ और जो वेंडर का लायबिलिटी ले रहा हूँ,
उससे अधिक का एसेट हमारे को मिल रहा है, तो एक गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, ठीक है। उसी तरह हम डेबिट साइड में जब लिखते हैं तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो हम गुडविल अकाउंट में लिखते हैं। तो गुडविल अकाउंट जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा है, गुडविल अकाउंट में यहाँ लिखा है, तो यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ इसलिए लिखा है कि हम जो पेमेंट परचेस कंसेशन और पेमेंट कर रहे हैं और लायबिलिटी ले रहे हैं, अगर उसका वैल्यू हम जितना एक्चुअल एसेट अक्वायर कर रहे हैं उससे अधिक है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि हम जानते हैं कि कंपनी के गुडविल का भी कुछ वैल्यू है जिसका पेमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्चुअल एसेट है, जो रियल एसेट है, वो तो हमको कम मिल रहा है। तो बाकी जो हम पैसा दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेस खरीद रहे हैं, तो बिजनेस का अपना एक रेपुटेशन होगा, उसके गुडविल का एक वैल्यू होगा, उसके लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको गुडविल अकाउंट में लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ कैपिटल रिजर्व में क्यों लिखते हैं ये भी समझ गए दूसरे रैशनल से, दूसरे लॉजिक से। अब एक चीज़ और हमको प्रूव करना है। एक फार्मूला मैंने बताया था कि कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इक्वल टू होता है नेट एसेट माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो नेट एसेट कितना है हमारा? नेट एसेट हमारा ये प्लस कितना है सारे को 10, 15, 18 लैक्स माइनस 2 लैक्स 16 लैक्स हो गया। नेट एसेट 16 लैक्स माइनस परचेज कंसिडरेशन 15 लैक्स, तो 1 लाख बचा। तो 1 लाख हमारा क्या हुआ? ये कैपिटल रिजर्व में 1 लाख। तो इस तरह ये जो फार्मूला हमने बताया था कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन, ये प्रूव हो गया और ये सही है। तो उस तरह के हम लोग यहाँ कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर वो उस तरह का पूछता है तो आप उस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग द परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा ट्रेडर्स लिमिटेड। अब पेमेंट करेंगे तो कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट करेंगे 15 लाख से, टू बैंक अकाउंट 3 लाख करेंगे, क्यों? क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाकी पैसा हम कैसे देंगे? 12 लाख हम शेयर इशू करके ही देंगे। शेयर कैसे इशू करेंगे? कितना नंबर? 12 लाख डिवाइडेड बाई 100 प्लस 20, तो 12 लाख बाई 120, ये आएगा कितना? ये कल का मैथमेटिक्स करेंगे, मैंने अंकनित करेंगे तो ये हम कर सकते हैं। 10 लाख आएगा, ये 0 से 0 क्रॉस किया, ये 12 1 जा 1, ये 40 है तो 40 आ जाएगा। कितना हुआ? 10,000, तो 10,000 शेयर्स आया। तो 10,000 शेयर इशू करेंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100 10 लैक्स, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लैक्स। ये 2 लैक्स कैसे आएगा? 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर पर 20 रुपीज़ ले रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने प्रीमियम का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया है, जगह वहाँ नहीं थी। तो 10,000 इंटू 20 इक्वल टू 2 लैक्स, तो ये 2 लैक्स आ गया। नरेशन होगा बीइंग द पेमेंट मेड बाय चेक एंड फॉर बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो इस तरह ये बिजनेस पर जो परचेज किया जाता है और शेयर इशू किया जाता है, मतलब फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।